हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? देखो, वापस आ गए हम आपका 12th का चैप्टर सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज लेके। देखो, हमने जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था वो थे ग्रुप ए के कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। फटाफट 4 ग्रुप ए में जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है उसको मैं बोल देता हूँ। एक था परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, सेकेंड था परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, थर्ड था molarity, and fourth one was normality. And as I told you, normality is much more important as compared to others because इसमें दो टर्म्स नहीं थी जो आपको दिमाग में रखनी थी या फिर याद रखनी थी। एक टर्म जो है वो है इक्विवेलेंट वेट, वो है इक्विवेलेंट वेट, और दूसरा जो टर्म था जिसके लिए हमने एलोबरेट करके पूरा बताया था आपको वो था एन फैक्टर। पता एन फैक्टर है ना? तो हमने एसिड, बेस, सोल्ट और रेडॉक्स रिएक्शन के लिए कैसे एन फैक्टर फाइंड किया जाता है वो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। इज इट ओके? हमारा सेशन हमने 2 मिनट जल्दी शुरू कर दिया था क्योंकि सब लोग जुड़ जाएं, और मैंने आगे रिवाइज भी करा दिया कि ग्रुप ए के बारे में बात हुई थी। चलो तो अभी शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप बी। ग्रुप बी बोले तो जो भी मास के बेस्ड या फिर मास रिलेटेड जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है वो, ठीक है। और ये खत्म होने के बाद मैं आपको 8-10 क्वेश्चंस जो है वो लिख के भी भेज रहा हूँ। 10 क्वेश्चन का एक डीपीपी भी आपको आज मिल रहा है, वो आपको आज सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपका जब सेकंड डीपीपी आएगा तब उसमें आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे, उसमें हम आपको सॉल्यूशन दे देंगे। मगर अभी आपको सिर्फ क्या करना है, आज मैं आपको जो डीपीपी भेजूंगा उसमें आपको सिर्फ आंसर्स दिए होंगे, उसका आपने सॉल्यूशन नहीं डाला है, उसमें सिर्फ आंसर डाल देंगे उसमें, ठीक है? नहीं आप कंफर्म कर सको कि आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। इज इट ओके? मगर पहले कोशिश करो कि आप सिर्फ डीपीपी सॉल्व करो, मतलब आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं, आंसर डीपीपी में नहीं है, मैं आपको ग्रुप पे भेज दूंगा। इज इट ओके? चलिए 10 क्वेश्चन करने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आज वाला सेशन इसके और हैंड रिटन क्वेश्चंस भी मैं आपको दे देता हूं, अभी यहीं पे लिख दूंगा, लास्ट 10-15 मिनट्स में वो कर लेंगे, ठीक है? चलो ग्रुप बी में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं 4 और कंसंट्रेशन टर्म्स जो कि मास बेस्ड है। उसमें फर्स्ट टर्म जो है ये है परसेंटेज वेट बाय वेट। परसेंटेज वेट बाय वेट, पहले तो इसको हम डिफाइन कर देते हैं। परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होता है? परसेंटेज वेट बाय वेट का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ solute, the amount of solute present in 100 ml of solution. Amount of solute present in 100 ml of solution, इसको बोला जाएगा weight by weight, percentage weight by weight। मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको? W by W परसेंटेज है, यहां पे आएगा वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे आएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये फ्रैक्शन हो गया ना, ये वेट फ्रैक्शन हो गया, वेट अपॉन सॉल्यूट का वेट अपॉन सॉल्यूशन का वेट, ये है वेट फ्रैक्शन। वेट फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे आपको मिल जाएगा इसका परसेंटेज वेट बाय वेट, ठीक है? अब देखो ये परसेंटेज वेट बाय वेट के फॉर्मूला में हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। परसेंटेज वेट बाय वेट, इसमें ये जो है वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे मैं ऐसा भी लिख सकता हूं वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू
to 100. इकडे बघा. Why I have changed this solution into solute and solvent? Because both are in solid state. दोनों का वेट मुझे पता है, इसलिए मैं क्या कर सकता हूं, इनको ऐड कर सकता हूं. आपको कल मैंने एक चीज जो वेट बाय वॉल्यूम बताया था उसमें मैंने मना किया था. मैंने बोला था सेकंड टर्म में, मैंने बोला था उस सेकंड टर्म में कि आप जो है डिनोमिनेटर में वेट ऑफ सॉल्वेंट और वेट ऑफ सॉल्यूट नहीं लिख सकते, क्योंकि वहां पे एक सॉलिड था और एक लिक्विड था, उन दोनों को मिक्स नहीं किया जा सकता. यहाँ पे पॉसिबल है कि दोनों वेट है. पहले वाला जो बताया था मैंने परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वो याद करो. वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या बताया था मैंने? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट किया था ना हमने, क्योंकि दोनों वॉल्यूम था तो हम कर सकते हैं वहां पे. सेम वे यहाँ पे दोनों वेट है तो ऐड कर सकते हैं. इज इट फाइन? ये परसेंटेज वेट बाय वेट हो गया. नाउ सेकंड टर्म. अच्छा, परसेंटेज वेट बाय वेट कहां पे आता है? वापस याद कराता हूं. चलो, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम जो है ये ऐसे अलग अलग मिक्सचर्स में यूज किया जा सकता है. मैं मान लो यहाँ पे ले रहा हूं अभी वेट बाय वेट. मैं मान लो यहाँ पे ले रहा हूं अभी वेट बाय वेट. वेट बाय वेट का मतलब क्या है? दोनों चीजें सॉलिड होनी चाहिए. अगर उसको मिक्स करके आप कोई चीज बनाते हो तो वो हो जाएगा वेट बाय वेट. फॉर एग्जांपल, हम घर पे जो आटा बनाते हैं, आटा गूंथते हैं ना, तो जो आटा बनाते हैं रोटी बनाने के लिए, उसमें क्या लगता है? उसमें गेहूं का आटा लगता है, उसमें नमक डाला जाता है ना. मतलब मुझे नमक वाला रोटी चाहिए तो मैं क्या करूंगा? आटा डालूंगा प्लस नमक डालूंगा. अगर मुझे स्वीट करना है उसी रोटी को तो मैं थोड़ा उसमें शुगर भी डाल दूंगा. मान लो मैं बाइनरी सॉल्यूशन ले रहा हूँ, आटा प्लस नमक. तो आटा भी सॉलिड है, नमक भी सॉलिड है. अगर आपको गांठिया बनाना है तो आपको चने का आटा चाहिए और नमक चाहिए. इन दोनों का आप क्या करोगे? एक फिक्स्ड अमाउंट लेके उसको मिक्स करके डाल दोगे. आपकी इंडस्ट्री है, मान लो आप बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो, आपके खाने पीने का हल्दीराम जैसा बड़ा सा एक सेटअप है, तो आपको क्या करना होगा? हर बार आपका जो नमकीन है उस नमकीन का जो स्वाद है, टेस्ट जो है, वो हमेशा क्या रहना चाहिए? एक जैसा रहना चाहिए. अब नमकीन में क्या होता है? नमकीन में तो सॉलिड चीजें होती है, तो उसमें क्या करते हैं? नमक, शुगर, मसाला, ये सारी चीजें वेट करके डाली जाती है फिक्स्ड. इतने 100 केजी आपका नमकीन जो बन रहा है उसमें इतना केजी ये, x केजी ये, y केजी, दूसरी चीज, तीसरी चीज z केजी, वही होनी चाहिए हर बार. हर एक लोट में जितने भी बैचेस बनाओगे उन हर एक बैच के अंदर वो हमेशा क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए. तो वो हो गया वेट बाय वेट. ये हमेशा फिक्स रहेगा. वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये भी अलग अलग बेवरेज इंडस्ट्रीज जो भी है वो भी यही कर रहे हैं. बेवरेज इंडस्ट्री में क्या होता है? शुगर सिरप प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड ये मिक्स करके थोड़ा बहुत कैरेमल डाल के वो लोग क्या कर देते हैं? सॉल्यूशन बना देते हैं. अगर मान लो दो लिक्विड है, बेवरेज इंडस्ट्री भी है, सैनिटाइजर ले लो ना, सैनिटाइजर बहुत चल रहा है. सैनिटाइजर क्या होता है? 65% आपका सैनिटाइजर वाला सॉल्यूशन होता है और 65% क्या? दोनों लिक्विड है, पानी भी है और इथेनॉल भी है. तो वो भी क्या है? मिक्सचर है. उस मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वाला जो हमने टर्म ग्रुप ए में ली थी, वो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. वेट बाय वॉल्यूम क्या है? वेट बाय वॉल्यूम तो बहुत ही नोन है. आप नींबू पानी बना रहे हो तो नींबू पानी में नमक डालोगे, पानी में आप शुगर डालोगे, वो चीज जो है वो क्या है? वेट बाय वॉल्यूम. वॉल्यूम के अंदर आप वेट डाल रहे हो. तो ये सारे एग्जांपल यार ऐसे याद रखो. आप पता है ना, मैंने 11th में भी आपको ऐसे सारे एग्जांपल बताए थे मैंने. उसी चीज को वापस याद रखो. आप लाइव एग्जांपल, आपके आसपास वाला एग्जांपल याद रखोगे तो बहुत इजी हो जाएगा चीजों को समझना, है ना. और उसमें कितना है वो डिसाइड करने के लिए हमारे पास ये मैथमेटिकल फॉर्मूलास है, उससे कैसे. चलो सेकंड, अब बात करते हैं मोलालिटी. स्मॉल m, वापस बता रहा हूं, मोलालिटी जो है उसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करोगे आप. मोलालिटी डिफाइन करना है मुझे. डेफिनेशन क्या है? अच्छा, मोलारिटी का डेफिनेशन क्या था? मोलारिटी का डेफिनेशन था मोल्स पर लीटर सॉल्यूशन. 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना नंबर ऑफ मोल्स आपका सॉल्यूट डिसॉल्व्ड है वो है उसका मोलालिटी.
ठीक है, चलो यहां पर डेफिनेशन देते हैं क्या होता है। मोल्स ऑफ solute present in 1 kg of solvent। आपका सॉल्वेंट 1 kg है, 1 kg सॉल्वेंट के अंदर मैंने ये मेरा सॉल्यूट जो है उसके जितने भी मोल्स डाले होंगे वो उसका क्या हो जाएगा, मोलल सॉल्यूशन हो जाएगा। मैंने मोलल और मोलर ये दोनों सॉल्यूशन के बीच का आपको डिफरेंस बताया था, या फिर वापस बताता हूं आपको अगर याद नहीं है, भूल गए हो तो। मोलार सॉल्यूशन का डेफिनेशन देखो, उसमें सॉल्यूशन यानी जो वॉल्यूम है वो सॉल्यूशन का दिया हुआ है, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा हुआ है, जबकि मोलालिटी में क्या है, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, चलो इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला दिखाता हूं, मैं लिख देता हूं, प्लस मैं आपको बताता हूं कि कैसे मोलार और मोलल सॉल्यूशन बनाए जाते हैं, उसका भी मेथड बताता हूं, राइट। जिनको याद है बहुत अच्छा है, चलो वेरी गुड। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है, मोलालिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000। मैं सारी चीजें सीजीएस यूनिट में ले रहा हूं, इसलिए मैं यहां पे लूंगा ग्राम्स ना कि केजी, भले यहां पे केजी वाला डेफिनेशन दिया है हमने, मगर लेंगे हम ग्राम्स वाला। ठीक है, फॉर्मूला 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यहां पे है वेट ऑफ सॉल्वेंट। फाइन, एक ही मात्र ऐसा ये फॉर्मूला है जिसमें यहां पे सॉल्यूशन नहीं आता, यहां पे आता है सॉल्वेंट। अदरवाइज डिनोमिनेटर में सब दूर सॉल्यूशन, देखो यहाँ भी सॉल्यूशन, आगे भी सॉल्यूशन, उससे पहले भी सॉल्यूशन, मोलरिटी भी सॉल्यूशन, सब दूर, सब सारे फॉर्मूलाज में सॉल्यूशन होता है। यहीं पे सिर्फ क्या है, सॉल्वेंट। एक मात्र फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला है जिसमें आपको ये चीज याद रखनी है, गलती मत करना। ठीक है, बाकी फॉर्मूला जो है वो सेम। ये है मोलल सॉल्यूशन। अब बात आती है यूनिट के लिए, यूनिट हो जाएगा मोल पर केजी, मोल पर केजी इसका यूनिट है, अदरवाइज मोल पर 1000 ग्राम, मोल्स पर 1000 ग्राम, राइट। तो ये मोल पर केजी हो जाएगा मोलालिटी का यूनिट। गॉट इट। चलिए, तो दो चीजें मैंने बताई, परसेंटेज वेट बाय वेट एंड मोलालिटी। अब कूदते हैं, अब जंप करते हैं हम डायरेक्टली कैसे मोलाल और मोलार सॉल्यूशन जो है वो बनाए जाते हैं, हाउ टू प्रिपेयर। इस चीज को आप डालोगे ATYK के अंदर। किसी को अगर नहीं पता है कि ATYK क्या है तो वापस मैं बताता हूं। ATYK का मतलब है एड टू योर नॉलेज, एड टू योर नॉलेज, आपके नॉलेज में इसका इजाफा करो, ऐड करो, क्योंकि ये सारी चीजें जो है जनरली बुक्स में नहीं दी जाती है, ये प्रैक्टिकली आपको देखनी पड़ती है। चलो, तो बताता हूं मैं कि कैसे मोलार और मोलाल सॉल्यूशन बनाए जाते हैं। ठीक है, ओके। मेरे पास एक सिलेंडर है, ग्रेजुएटेड सिलेंडर है, ये सिलेंडर है जिसमें यहाँ पे अलग अलग मार्क्स हैं। इसको बोलते हैं ग्रेजुएटेड सिलेंडर। थाउजेंड ml, यहाँ पे मार्क है 1000 ml। ठीक है, ये ग्रेजुएटेड सिलेंडर है। अब मैं इसमें वापस आगे बनाता हूँ मैं। एक बार लेबोरेटरी में ये सिलेंडर और पिपेट के बीच में झगड़ा हो गया। पिपेट बोल रही है कि मैं तुझसे लंबी हूं,
सिलेंडर बोल रहा है कि नहीं मैं तुझसे ज्यादा होशियार, पिपेट बोल रही है कि मैं होशियार हूं, ये बोल रहा है कि मैं होशियार। ऐसा क्यों पता है? ढूंढना, ढूंढो क्यों ऐसा होगा। पिपेट और सिलेंडर के बीच में ऐसा झगड़ा क्यों हुआ होगा? पिपेट बोल रही है कि मैं 10 ml 20 ml 25 ml निकाल सकती हूँ, ये बोला कि मैं भी निकाल सकता हूँ मगर मैं ज्यादा होशियार। रीजन क्या हो सकता है? ग्रुप पे डालना, पोस्ट करना है ना, या फिर मुझे पर्सनली आप मैसेज कर देना ऐसा क्यों, पिपेट और इस सिलेंडर के बीच में झगड़ा क्यों हुआ और ये क्यों उससे ज्यादा नॉलेजेबल होशियार है। चलो आते हैं बैक टू द बिजनेस, वापस हमारी बात में आते हैं हम। देखो बेटा, हमारे पास ये 2 सिलेंडर है, इन सिलेंडर के अंदर मुझे क्या करना है, ग्लूकोज का सॉल्यूशन मुझे बनाना है, ग्लूकोज सॉल्यूशन मुझे बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट स्टेप में यहां पे लिखता हूं मैं स्टेप 1। स्टेप 1 में मैं इसके अंदर गलू को डाल दूंगा, गलू मतलब ग्लूकोज। कितना ग्लूकोज डालेंगे? 1 मोल। ये हमारे पास है 1 मोल गलू, मतलब 1 मोल ग्लूकोज। 1 मोल मुझे 180 ग्राम, याद है ना, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट होता है 180 ग्राम। सो 180 ग्राम ग्लूकोज इसमें ले लिया हमने स्टेप 1 में। स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में डालना है हमें उसमें पानी। स्टेप 2 में डालेंगे हम H2O। तो जैसे इसमें पानी डाल दोगे, और कहां तक डालना है आपको, इस 1000 ml तक डाल देना है। इतना पानी डाल दिया मैंने, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन बना, इस सॉल्यूशन को बोला जाता है मोलार सॉल्यूशन, ये आपका मोलार सॉल्यूशन है। जबकि यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं पहला काम ये कर रहा हूं कि पहले पानी डाल रहा हूं, इसका ये स्टेप 2 है। अब यहां पे ये पानी डालने वाला स्टेप जो है वो मैं बना देता हूं 1। ये फर्स्ट स्टेप है जिसमें पानी डाला, और सेकंड स्टेप जो है स्टेप 2 हमने क्या किया, अब स्टेप 2 में हमने डाला ग्लूकोज। पहले पानी डाल दो ये 1000 के मार्क तक, और उसके बाद उसमें क्या डालो, ग्लूकोज डाल दो। कितना? 180 ग्राम। 180 ग्राम इसके अंदर ग्लूकोज डाल दो। अब मैंने पहले बताया था आपको, अभी वापस आपको याद करवा रहा हूं, ये मोलार सॉल्यूशन बन गया। अब यार नॉर्मल कोई लेमैन या नॉर्मल लोगों के लिए तो ये दोनों चीजें सेम है। आप कभी आपके घर पे भी ऐसा नमक वाला या शुगर का या फिर ग्लूकोज का सॉल्यूशन बनाओगे तो पहले पानी डाल के उसके अंदर ग्लूकोज डाल के बनाओ, या फिर पहले ग्लूकोज डाल के उसमें पानी डालो, कोई फर्क तो वैसे पड़ता नहीं कि हम पीने में इतना डिफरेंस नहीं हमें पता चलता, मगर साइंटिफिकली ये दोनों चीजें जो है वो अलग है। ये मोलार क्यों है? क्योंकि within this 1000 ml volume, within this 1000 ml volume you have water plus glucose दोनों। जबकि यहां पे क्या है, यहां पे 1000 ml तो पहले पानी ही था, उसमें हमने और 180 ग्राम क्या डाला, ग्लूकोज डाला, मतलब कि डेफिनेटली इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज्यादा ही होगा। इज इट ओके? इसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा 1000 से, तो ये सॉल्यूशन बन गया मेरा मोलर सॉल्यूशन। अब डेफिनेशन देखो, द मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 किलो, इस ml को मैं बोल सकता हूं 1 kg वाटर। ऐसा क्यों? क्योंकि डेंसिटी क्या होता है, 1 ग्राम पर ml। पानी का डेंसिटी जो है वो क्या है, 1 ग्राम पर ml, मतलब 1 ग्राम का यानी 1 ml का वेट 1 ग्राम ही होता है। तो 1000 ग्राम का वेट कितना, 1000 ml का वेट कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम, मतलब 1 kg। तो 1 किलो पानी के अंदर 1 kg सॉल्वेंट के अंदर हमने क्या डाल दिया, 180 ग्राम ग्लूकोज डाल दिया। सो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट विद 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो ये सॉल्यूशन है आपका मोलार सॉल्यूशन। बराबर से कंसेप्ट को क्लियर कर लो। पहले से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं या फिर पहले से जो बच्चे हमारे पास पढ़े हुए हैं उनको तो ये आइडिया है ही है, जिनको ये आइडिया नहीं था
वो भी अब समझ लो। दोनों सॉल्यूशंस डिफरेंट है, इसमें विद इन द 1000 ml है, इसमें 1000 प्लस 180। इज इट ओके? डन है इतना? फटाफट से ये कॉपी करो, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, पानी पी के आता हूँ, तब तक आप ये फटाक से करो। चलो मिटा रहे हैं फटाक से, सारी चीजें फटाक से ही करनी है आपको। नाउ मोलालिटी के बाद हमारा थर्ड कंसंट्रेशन टर्म है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन पता है ना? मोल फ्रैक्शन का सिंबल है काई, इसको बोलते हैं काई। काई बोलते हैं, चाई नहीं, काई नहीं। ये सिंबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए भी यूज किया जाता है, काई। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का मतलब है कि मोल ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टोटल मोल। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हमने पानी और नमक लिया है, तो नमक हमारा सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस, और पानी जो है वो हमारा सॉल्वेंट है। तो पानी का मोल प्लस नमक का मोल, दोनों को टोटल करोगे तो वो ऐड करोगे तो टोटल मोल हो जाएगा। नमक के लिए हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ नमक इज इक्वल टू नमक के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, नमक प्लस वाटर। ठीक है, तो टोटल मोल हो जाएगा। तो ये जो है ये नॉर्मल यानी जनरल फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन के लिए। अब स्पेसिफिकली सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए दे सकते हो। तो अगर ये आपका सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में एक टर्मिनोलॉजी हम याद रख लेंगे। सॉल्यूट के लिए हमेशा P वाला सिंबल यूज करेंगे, और सॉल्वेंट जो है उनके लिए हम सिंबल यूज करेंगे A। तो मान लो आपको बोला गया व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो हम लिखेंगे XB, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का। नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट तो क्या हो जाएगा Na अपॉन Na प्लस Nb। टोटल मोल तो है ही है, ये ऊपर जो है वो क्या हो जाएगा इंडिविजुअल मोल्स आ जाएंगे, इंडिविजुअल मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स। हमारे पास तो सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन बोले तो एक आपका सॉलिड होगा, एक आपका सॉल्वेंट होगा, ये बाइनरी सॉल्यूशन है। अब अगर मैं इसी बाइनरी सॉल्यूशन के लिए दोनों का एडिशन लिखना चाहता हूं, यानी XA प्लस XB लिखना चाहता हूं, XA और XB का टोटल क्या हो जाएगा NB अपॉन Na प्लस NB प्लस Na अपॉन Na प्लस NB। तो XA प्लस XB क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो ऊपर क्या आएगा NB प्लस Na अपॉन Na प्लस NB। इसको तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं ना, मतलब ये तो हम उड़ा सकते हैं, मतलब इसका जो मोल फ्रैक्शन का टोटल जो हो जाएगा वो क्या होगा हमेशा 1। समेशन ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शंस वुड बी 1। अगर बाइनरी है तो AB लेंगे, अगर टर्शियरी हो गया क्वार्टनरी हो गया तो क्या हो जाएगा, तो
एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी प्लस एक्स डी सबका टोटल करोगे तो वो 1 ही होगा, क्योंकि हर एक का एक एक फ्रैक्शन है, सबको टोटल करने पर आपको यूनिटी वैल्यू मिल जाएगी। इट्स ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको, राइट? चलो फोर्थ तक। हाँ, एक चीज और बहुत ही काम की चीज, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू जो है ना बेटा, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से लेके, मोल फ्रैक्शन जो है वो 1 से लेके 0 तक की वैल्यू होती है। उसका जो रेंज है ना, वो रेंज होता है 1 से 0 तक का। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर किसी का मोल फ्रैक्शन 1 हो, मोल फ्रैक्शन 1 ऑफ ए करता हूं, चलो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज 1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये होगा प्योर सॉल्वेंट, ये होगा आपका प्योर सॉल्वेंट, ये प्योर सॉल्वेंट है। और अगर इसी चीज का मोल फ्रैक्शन हो गया 0, तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट इज नॉट प्रेजेंट, सॉल्वेंट है ही नहीं, मतलब कि प्योर सॉल्यूट। इसको दो तरह से बोल सकते हो, अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 1 है तो प्योर सॉल्वेंट है, उसमें और कोई भी सॉल्यूट एडेड नहीं है। और अगर उसी का मोल फ्रैक्शन 0 हो गया तो उसका मतलब सिर्फ सॉल्यूट ही है, कोई सॉल्वेंट ही नहीं है, कोई इसमें डिसॉल्व करने वाली चीज ही नहीं, सॉल्वेंट का ही नामो निशान नहीं। तो ये चीज बराबर से याद रखना, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए, ना तो 1 से ज्यादा ना तो 0 से कम। ये नहीं हो सकता, 0 भी नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता। डू रिमेंबर दिस, ठीक है ना? उसके बीच वाला रेंज होना चाहिए मोल फ्रैक्शन। ये काम की चीज, ये दिमाग में रखो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोल फ्रैक्शन के बाद फोर्थ है पार्ट्स पर मिलियन बाय वेट। इसमें भी वेट है, इसमें भी मास के साथ रिलेटेड टर्म है, तो ये भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। फोर्थ वन इज पार्ट्स पर मिलियन, ppm। मगर स्पेसिफिकली ये मैं बाय वेट दे रहा हूँ, बाय वेट की बात कर रहे हैं। सो ppm इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट ओवर वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, पार्ट्स पर मिलियन के लिए। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, मतलब 10 पावर 6। अगर ये परसेंट होता तो क्या हो जाता, 10 यहाँ पे 100 हो जाता। ये आपका है 10 पावर 6 मतलब मिलियन। तो ये है ppm बाय वेट, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 पावर 6। अब ये काम में कहां पे आता है, ये काम में कहां आता है, ppm तब काम में आता है जब सॉल्वेंट का अमाउंट जो है वो ट्रेमेंडस हो, बहुत ज्यादा। अगर सॉल्वेंट है और उसमें सॉल्यूट का अमाउंट जो है बहुत कम है, तब उसको बोला जाता है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। अगर मिलियन का मतलब 10 लाख, 10 लाख वाटर मॉलिक्यूल में अगर सिर्फ एक नमक का मॉलिक्यूल है तो उसका मतलब इसको बोला जाएगा 1 ppm, 1 ppm, राइट? हमारे ब्लड के अंदर शुगर, हमारे ब्लड के अंदर जो भी आयंस है वो का भी ppm में कैलकुलेशन होता है। हमारे घर पे जो पानी आता है उस पानी में भी जो अलग अलग सोल्ट होते हैं, मिनरल्स जो होते हैं, उसका अमाउंट भी ppm में नापा जाता है। उसको बोला जाता है टोटल डिसॉल्व सॉलिड, TDS बोलते हैं इसको, TDS, इसके लिए वर्ड है TDS, टोटल डिसॉल्व सॉलिड, टोटल डिसॉल्व सॉलिड। अगर मैंने शायद एक बार बताया था कि TDS का वैल्यू जो है वो 60 से कम होना चाहिए। ये 60 क्या है, 60 है ppm, 60 ppm। जितना भी अंदर सोल्ट आता है ना, नमक आता है, वो 60 ppm से कम होना चाहिए। 60 ppm से कम होगा तो बहुत ही अच्छा पानी है, पोर्टेबल है। ये रेंज है इसका 60 टू 100 ppm, 100 ppm तक चलेगा। 100 से ऊपर जाता जाए तो दिक्कत। कई जगहों पे तो पानी जो है वो कितना होता है, 800 टू 1200 ppm जितना हो जाता है। और ऐसा पानी पीने से किडनी में स्टोन हो जाता है, किडनी स्टोन होता है।
बहुत ही भयंकर होती है हालत उसमें, किडनी स्टोन, राइट? सो ऑलवेज ट्राई टू हैव 100 to 60 ppm वाला वाटर। कैसे करोगे? वो एक ppm मीटर आता है, TDS मीटर बोलते हैं इसको। TDS मीटर होता है, पानी में डाल के रखोगे, आपको उसमें नंबर दिखाएगा कि 60, 70, 90, 100 जो भी, राइट? तो ये वाला पानी अच्छा है। ये वाला पानी जो है वो बहुत ही गंदा है। या फिर इसको आप रिवर्स ऑस्मोसिस करो, आरओ सिस्टम से इसको क्लीन करो तो हो जाएगा। देता है सबसे शुद्ध पानी आरओ। तो सबसे शुद्ध पानी क्यों होता है? क्योंकि वो टीडीएस का अमाउंट कहाँ पे लेके आता है? 60 to 100 ppm के बीच में लाता है, इसलिए। अदरवाइज केंट का कोई और काम नहीं है, वो सिर्फ ppm में कन्वर्ट करता है इस रेंज में। इज इट फाइन बेटा? सबको ये चीजें समझ में आ गई? पार्ट्स पर मिलियन तक समझा बराबर से? ओके, अब शुरू करते हैं हम। रिलेशंस दे रहे हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी के जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स उनके बीच के रिलेशंस है। ऐसे 3-4 फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखना है। चलो इसको मिटा देते हैं। आपको जो डीपीपीस दी जाएगी वो डीपीपी सॉल्व करते जाना, जैसे आप लोगों ने रिवीजन के लिए डीपीपी सॉल्व किए थे, मगर मेक श्योर कि रिवीजन में कई लोग जो हैं वो डीपीपी सॉल्व किए ही नहीं है, छोड़ दिया है ऐसा, या फिर हमें कोई फीडबैक नहीं मिला है उनसे, ना तो कोई क्वेश्चंस उनके आए हैं ना कोई क्वेरीज आई है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि शायद उन लोगों ने काम नहीं किया है। मगर अब 12th शुरू हो गया यार, आपका 11th वापस रिवाइज हो गया, बहुत ही अच्छा हुआ है। आप लोग अब भी जो आपको डीपीपीस दी जाएगी, जो आपको मिलेगी, आज से मैं दे रहा हूँ, तो वो डीपीपीस जो है वो सॉल्व करो। 10-10 क्वेश्चन ही हैं यार, कुछ नहीं करना है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायो के चारों सब्जेक्ट अगर आपके हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, उनके डीपीपी सॉल्व करते जाओ। एक शेड्यूल बना लो बेटा, एक शेड्यूल बना लो। आपको ऑलरेडी 12th के ग्रुप के अंदर चेतन सर ने बहुत ही बढ़िया सा शेड्यूल जो है वो 2 अलग-अलग टाइप के शेड्यूल आपको मेल किए हैं या फिर आपको भेजे हुए हैं, है ना? या फिर आपका खुद का एक सिंपल सा शेड्यूल बना लो कि सुबह इतने से इतने बजे तक आपके लेक्चर्स हैं, 8 से मान लो 1 बजे तक आपके लेक्चर्स चल रहे हैं, 1 बजे खाना खा लो, फ्रेश हो जाओ, खाना खा के 2 बजे तक आप वापस रिलैक्स होकर पढ़ने बैठ जाओ। 2 से शाम को 6 बजे तक 3-4 घंटे आपको पढ़ना है, 10-10 क्वेश्चंस करने हैं। 6 बजे तक आपने पढ़ाई कर लिया, 6 बजे के बाद आप फ्री हो, कुछ भी कर सकते हो, घर में ऐसे घूम सकते हो, छत पे जा सकते हो, व्हाटएवर, जैसे भी आप अपना टाइम पास करते हो, है ना? और वापस 1-2 घंटे घूम के शाम को आके 8 बजे वापस बैठ जाओ और पुराना जो है वो रिवाइज करो, नई चीजें जो है वो रिवाइज करके आओ। हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपको एक शेड्यूल में बता दूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर में क्या लेने वाला हूँ, मैं आपसे बताने शुरू कर दूंगा आपको। ये तो कंसंट्रेशन टर्म्स थी, ऑलरेडी आप पढ़ चुके थे। अब से जो आएगा वो नया जो भी आता जाएगा बताऊंगा कि नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ाऊंगा। तो वो लोग आप एक बार रीड करके आओ, एनसीईआरटी से रीड करके आओ, आपकी स्टेट बोर्ड की बुक्स है उसमें से रीड करके आओ, है ना? जिससे आपको बहुत समझने में इजी हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए अब शुरू करते हैं। रिलेशंस बिटवीन ए एंड बी, ग्रुप ए और ग्रुप बी के साथ का रिलेशन दे रहा हूं मैं। सारे फॉर्मूलाज लिख देता हूं आपको पहले, बाद में उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट रिलेशन है मोलारिटी और नॉर्मलिटी के साथ का। मोलारिटी इनटू एन फैक्टर इज इक्वल टू नॉर्मलिटी। याद रखना, ये इंटर कन्वर्जन में बहुत काम आए। ये जो है रिलेशन, ये ग्रुप ए और ग्रुप ए के ही दूसरे कंसंट्रेशन टर्म का उसके बीच का रिलेशन है, ठीक है? चलिए अब मैं यहां पे ले रहा हूं मोलारिटी इज इक्वल टू परसेंटेज weight by weight into density into 10 over molecular weight of solute। molecular weight of solute solute के molecular weight को कई बार m2 से रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर इसको आप mb से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। b ले रहे हैं ना, solute के लिए b रहे, तो mb जो है वो solute का मॉलिक्यूलर वेट है। तो ये क्या हो गया? ग्रुप ए और ग्रुप बी के साथ का रिलेशन हो गया। चलो तीसरा चेक करते हैं। तीसरा है मोलारिटी इज इक्वल टू 1000 into m
अपॉन 1000 इंटू डी माइनस MMB। अब बस यहाँ पे MB आ गया। MB का मतलब है सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट। ये सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट है। फाइन। ओके, नाउ नंबर 4, फोर्थ रिलेशन वापस ग्रुप बी और ग्रुप बी का ही दूसरा कंसंट्रेशन टर्म है, उसी के साथ का रिलेशन है। यहाँ पे है XB अपॉन XA इंटू 1000 अपॉन MA। चलिए, यहाँ पे जो ये XB है, ये XB जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है, XA जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, MA जो है ये है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। इज इट ओके? तो ये चार रिलेशन है, ये चारों रिलेशन बराबर से दिमाग में रखना। ये सेम A का A के साथ रिलेशन है, ये A का B के साथ, ये B का A के साथ रिलेशन है, और ये है B का B के साथ का रिलेशन। अब यहाँ पे इस XA की जगह पे ये भी लिख सकती हूँ XB अपॉन 1 माइनस XB इंटू 1000 अपॉन MA। क्यों ऐसा किया मैंने? क्योंकि XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 होता है। XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 होता है, तो मैं XA की जगह पे 1 माइनस XB लिख सकता हूँ ना। सामने फेंक दो तो 1 माइनस XB हम लिख सकते हैं। तो ये इसी का थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म है। इज इट ओके? तो ये रिलेशंस बराबर दिमाग में रहेंगे। इस रिलेशन के बेस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक और चीज यहाँ पे आपको याद रखनी है, या फिर ऑब्जर्वेशन अगर आपने किया हो, तो अगर ग्रुप ए और ग्रुप बी के जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनके साथ का जब रिलेशन आता है तो उसमें कहीं ना कहीं डेंसिटी जो है वो इन्वॉल्व है। क्योंकि सीधी सी बात है ना, सीधी सी बात है, ग्रुप ए जो है वो क्या है? वॉल्यूम बेस्ड है, और ग्रुप बी क्या है? मास बेस्ड है। अगर वॉल्यूम और मास के साथ का रिलेशन कोई चीज शो करती है तो वो डेंसिटी। डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, यानी वेट बाय वॉल्यूम। तो वो चीज जो है वो डेंसिटी क्या करेगी? किसी भी वॉल्यूम वाली टर्म को मास वाली टर्म में, या फिर मास वाली टर्म को वॉल्यूम वाली टर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगी। तो डेंसिटी याद रखना। आप अगर दूसरे के साथ रिलेशन है AB के साथ, तो डेंसिटी एक क्रूशियल रोल प्ले करती है। इज इट फाइन? इज इट ओके? कोई दिक्कत यहाँ तक? डन? ये बता देते हैं। नया टॉपिक एक शुरू कर रहा हूं मैं, कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन। कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन। कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन दिख रहा है ना ये? अब मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें 2 मोल और 500 ml सॉल्यूशन है। 2 मोल्स है और 500 ml हमारा सॉल्यूशन है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब इसमें बाहर से मैं और 500 ml वाटर जो है वो ऐड कर देता हूं। ठीक है? इसमें और मैंने 500 ml वाटर जो है वो ऐड कर दिया। तो ये क्या हो गया? सॉल्यूशन आपका डाइल्यूट। क्योंकि हमने 2 मोल्स जो थे, किसके थे? चलो, 2 मोल्स ऑफ यूरिया। ठीक है? 2 मोल्स ऑफ यूरिया मैंने 500 ml ऑफ वाटर में डाल दिया था। अब मैं यूरिया का तो वॉल्यूम, यूरिया का तो अमाउंट चेंज नहीं कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? सिर्फ पानी का वॉल्यूम चेंज कर रहा हूं। 500 ml था, मैंने उसको कितना बना दिया? 1000 ml बना दिया। अब मुझे पूछा जाएगा कि अब ये डाइल्यूटेड सॉल्यूशन जो है
उस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बताओ। ठीक है, ओके। तो करेंगे क्या, सिंपल है। मैं ये मोल्स जो है वो मैंने 500 ml सॉल्यूशन के अंदर डाले हुए हैं। तो ओरिजिनली इस सॉल्यूशन का मोलारिटी क्या होगा, इस सॉल्यूशन का मोलारिटी क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर क्या होगा। वापस से सुनो, देखो ये 2 मोल्स पर 500 ml है, मतलब आपका ये सॉल्यूशन जो है वो 500 ml 4 मोलर है। 4 मोलर, मोल पर लीटर कितना हो जाएगा 4। मोलर डिफाइन करनी तो कर सकते हो ना, मोल पर लीटर, मोल पर 1000 ml, मोल पर 1000 ml हम चेक करेंगे। तो अगर आपको पहले से दिया हुआ है कि मैं सिंपल पहले एग्जांपल देता हूं, चलो ये हम ऐसा कर रहे हैं कि पहले से बता देता हूं मैं कि 2 मोलर है, वो कन्वर्ट करने में आपको शायद अभी दिक्कत होगी, तो मैं पहले ये बताता हूं आपको कि 2 मोलर यूरिया सॉल्यूशन 500 ml मेरे पास है, उसमें 500 ml और पानी मैंने ऐड कर दिया। सिंपल, क्लियर है। बाद में हम मोलारिटी कैलकुलेट करना सिखाएंगे आपको वापस से। तो हमने M1V1 इज इक्वल टू क्या किया, M2V2। ये इनिशियल मोल्स और द अदरवाइज मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन है, ये फाइनल मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन है। ये इनिशियल वॉल्यूम है, ये फाइनल वॉल्यूम है। तो इनिशियल मोलारिटी क्या थी, 2 मोलर यूरिया सॉल्यूशन था। वॉल्यूम क्या था 500 ml, ये रहा। अब फाइनल सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन मुझे पता नहीं है, वो तो मुझे ढूंढना है, ये फाइंड करना है। और फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया, फाइनल वॉल्यूम हो गया, पहले 500 था, अब इसमें और 500 ml पानी हमने और ऐड कर दिया, मतलब 1000 हो गया। इसको डिवाइड करो, ये कितना हो गया 1000 अपॉन 1000, 1000 को नीचे फेंक दिया। M2 ये 1000 हो गया, ये 1000 के नीचे डाल दिया, तो अब M2 का कंसंट्रेशन क्या हो गया 1 मोलर। ये सॉल्यूशन आपका बन गया अब 1 मोलर। इज इट ओके? पहले मेरे पास क्या था, 2 मोलर यूरिया सॉल्यूशन था 500 ml, 500 ml पानी ऐड कर दिया, तो मैं ऐसे निकाल सकता हूं। ये फार्मूला जो है M1V1 M2V2, ये डाइल्यूशन का फार्मूला है, रिमेंबर ये डाइल्यूशन का फार्मूला है। ओके, अब अगर हम डाइल्यूशन जो है वो इस तरह से नहीं कर रहे, मतलब कि मैं कोई ऐसे एक ही सॉल्यूशन में पानी डाल के डाइल्यूशन नहीं कर रहा, मैं किन्हीं 2 सॉल्यूशन को मिक्स करके डाइल्यूट कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हमारे पास एक बीकर में या फिर एक वेसल जो है उसके अंदर हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो है 2 मोलर 400 ml यूरिया HCl। मैं पहले ले रहा हूँ HCl, यहाँ पे एग्जांपल अलग कर देते हैं। और यहाँ पे मेरे पास है 3 मोलर HCl सॉल्यूशन है और इसका है 600 ml। फर्स्ट केस में क्या किया हमने, फर्स्ट केस में हमने सॉल्यूशन में पानी डाल दिया। केस नंबर 2, इसमें क्या कर रहे हैं हम, बाहर से पानी नहीं डाल रहे, हम इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं, इन दोनों को मिक्स कर इस सॉल्यूशन के अंदर डाल रहे हैं। ठीक है ना, देखो दोनों एसिड है, तो दोनों को जब मिक्स करोगे तो ऐसा होगा M1V1 प्लस M2V2। क्यों, क्योंकि इसका मोलारिटी और वॉल्यूम, इसका मोलारिटी और वॉल्यूम ऐड हो रहा है और आपको ये तीसरा सॉल्यूशन मिल रहा है यहाँ, तो M3 ये हो जाएगा V1 प्लस V2। दोनों को मैंने जब मिक्स किया तो क्या हो गया, इन दोनों का वॉल्यूम तो ऐड हो गया मगर मोलारिटी ऐड नहीं होगी ना, मोलारिटी का वैल्यू मुझे फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करो 2 into 400 प्लस ये कितना है 3 into 600 इज इक्वल टू कितना हो गया M3। यहाँ पे कितना हो जाएगा 400 प्लस 600, 400 प्लस 600, इसको नीचे फेंको, ये क्या हो जाएगा 800 हो गया, ये 800 हो गया और ये कितना हो गया 1800। रोटी कितना हो जाएगा 800 2600, 800 प्लस 1800, राइट, 18 प्लस 6 सॉरी 18 प्लस 8 तो 2600।
डिवाइडेड बाय 1000, ये हो जाएगा m3। इज इट ओके? तो ये जो मुझे मिल रहा है, चलो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। 1000 से डिवाइड करते हैं इसको, तो 2.6 हो गया। ठीक है, तो m3 का वैल्यू जो मुझे मिल रहा है वो 2.6 है। तो ये कब किया मैंने? जब दोनों हाइड्रोक्लोरिक एसिड थे तब मैंने इसको मिक्स करके उसका कंसंट्रेशन मैंने फाइंड कर लिया। इज इट ओके? अब एक चीज देखो, एक कैलकुलेशन के लिए एक और इजी मेथड बताता हूं मैं। जब कभी भी आपको सिंगल सॉल्यूशन दिया हो और उसमें पानी डाल दिया जाए, सिंगल सॉल्यूशन देके उसमें पानी डाल दिया जाए, मतलब यहाँ पे आपको मोलरिटी दिया हुआ है 2, राइट? अब जब इसे आप डाल दिया तो ये क्या हो जाएगा? टोटल 1000 हो जाएगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, मोलरिटी और इस वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको मिल जाएगा 1000 और टोटल 500 ऐड करके वो 1000 हो गया। 1000 में 1001, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, जल्दी से हो जाएगा। जब आप ये मिक्सचर लेते हो तो मिक्सचर में क्या करोगे? मिक्सचर में आपको मान लो डायरेक्ट इमीडिएटली आंसर दे देते हैं, राइट? तो हमें इस सॉल्यूशन को ऑब्जर्व करना है, दोनों सॉल्यूशन को। ये 2 मोलार है वो 400 ml है, ये 3 मोलार है वो 600 ml है। अगर दोनों का वॉल्यूम सेम होता, मान लो दोनों का वॉल्यूम सेम होता, मतलब ये भी 500 होता, ये भी 500 होता, तो क्या होगा? 500 का जोड़ के 1000 ही होने वाला है। मगर ये वाला जो है वो 3 + 2 मतलब 5, और आपको 5/2 मिलेगा, मतलब आपका आंसर जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 2.5 आना चाहिए। अगर दोनों का हमने इक्वल वॉल्यूम लिया है तो मुझे दोनों के कॉन्सेंट्रेशन का क्या मिल जाएगा? दोनों के कॉन्सेंट्रेशन का एडिशन करके उसका हाफ, तो 2.5 आंसर आता। मगर यहाँ पे इस कॉन्सेंट्रेशन का मतलब 3 मोलार जो है उसका वॉल्यूम मुझे कितना दिया हुआ है? 600 ml दिया हुआ है। मतलब किसका डोमिनेंस है, कौन ज्यादा है? 3 मोलार। अगर 3 मोलार सॉल्यूशन ज्यादा है तो डेफिनेटली आपका आंसर जो है वो 2.5 से 3 के बीच में आना चाहिए। आपको लगेगा सर 2.5 क्यों बोल रहे हो? 2.5 इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि अगर इक्वल वॉल्यूम होता तो मुझे 2.5 मिलता, मगर ये इक्वल से थोड़ा ज्यादा है ना, ये तो 500 नहीं है, ये तो 600 है, थोड़ा ज्यादा है, तो डेफिनेटली आपका आंसर थोड़ा ज्यादा आएगा। मतलब 2.5 से 3, देखो 3 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, 3 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ऑलरेडी आप इसका तो कुछ वॉल्यूम ले ही रहे हो, तो आपका आंसर डेफिनेटली कहां पे आएगा? 2.5 से ज्यादा और 3 से कम। इज इट ओके? ये क्लियर है? अगर मान लीजिए, अगर मान लो इस लो कॉन्सेंट्रेशन टर्म वाला जो आपका HCl है उसका वॉल्यूम ज्यादा होता, हम एक एग्जांपल भी ले लेते हैं कि 2 मोलार जो है वो 800 ml होता, 2 मोलार जो है वो 800 ml होता, प्लस ये 3 मोलार जो है वो 200 ml होता, और इसको डिवाइड करते हैं आप 1000 से, तो क्या होता? ये 1600 प्लस ये 600 कितना हो जाएगा? 2200 बाई 1000। आपका आंसर क्या आएगा? 2.2, राइट? ये आपका था 16, ये आपका है 6, तो आपको कितना मिला? 2200 डिवाइड बाई 1000 किया तो क्या मिला? 2.2। आंसर किसके नजदीक आया? 2 के नजदीक आया ना, मगर 2 नहीं आया ना, 2 से तो ज्यादा ही होगा, 2 से कम नहीं हो सकता और 2.5 से ज्यादा नहीं हो सकता। 2.5 का मतलब क्या? दोनों का सेम वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है वो लेस कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन का ज्यादा है, तो आपका आंसर 2 से बड़ा और 2.5 से छोटा आना चाहिए। आपको क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए जाएंगे, बेटा ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ ना मिक्सिंग के लिए, ये आगे भी बहुत काम आता जाएगा। मिक्सिंग वाला जो मैंने ये फंडा बताया आपको, इसको आप 80 to 85% केस में ऐसे ही लगा सकते हो। 4 ऑप्शन देखो, आपके 2 ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाते हैं। आपको
पता ही चल जाएगा, और कई जगह पे आपको डायरेक्ट आंसर ही पता चल जाएगा कि आंसर जो है वो 2.53 के बीच में आना चाहिए, अगर ये ज्यादा अमाउंट में है तो वैसा ढूंढ लो। और अगर ऐसी कंडीशन है ये 800 है, ये 200 है, तो डेफिनेटली आंसर जो है वो आपका 2 के आसपास ही आना चाहिए। टोटल कुछ भी हो रहा हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि टोटल जो है वो 1000 ही होना चाहिए, टोटल कुछ भी होगा दोनों का वॉल्यूम, आपको आंसर जो है इसी हिसाब से मिल जाएगा। यही आप अप्लाई करें। ये था आपका केस नंबर 2। अब मैं बता दूं आपको केस नंबर 3, तीसरा केस कैसा हो सकता है। तीसरे केस में ऐसा हो सकता है कि यहां तो मैंने दोनों एसिड लिए, दोनों बेस ले सकता हूं सेम, दोनों सोल्ट ले सकता हूं सेम, मतलब HCl लिया, NaOH ले लो, NaCl ले लो, कॉपर सल्फेट ले लो, मतलब दोनों सेम होने चाहिए, दोनों सॉल्यूशन सेम सॉल्यूट के बने होने चाहिए, ठीक है। मगर इस हर बार जरूरी तो नहीं है कि ऐसा ही हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो और दूसरा जो है वो कोई और एसिड हो, नाइट्रिक एसिड हो, HNO3 दे दिया जाए, या फिर एक NaCl का सॉल्यूशन है, एक MgCl2 का सॉल्यूशन है, राइट, पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है और NaCl का सॉल्यूशन, ऐसा कोई भी आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो, मतलब दोनों अलग। मगर दोनों जितने भी एग्जांपल मैं बोल रहा हूं ना, उसमें एक राज छुपा हुआ है। HCl प्लस HNO3 का सॉल्यूशन दिया मैंने क्या बोला, NaCl और KCl का सॉल्यूशन दिया मैंने, अदरवाइज मैंने क्या बोला, NaCl और MgCl2 का सॉल्यूशन मैंने दिया। राज की बात यह है कि मैं इसमें कोई भी एक आयन जो है वो कॉमन ले रहा हूं, देखा आपने, दूसरा अलग है मगर कोई एक आयन जो आपका है वो क्या है, कॉमन है। अगर आयन कॉमन होगा तब भी हम डायरेक्टली इसी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि अगर मेरे पास HCl और HNO3 या NaCl और KCl का सॉल्यूशन है तो उसमें Cl माइनस आयन का कंसंट्रेशन आपको इसी मेथड से फाइंड करना रहेगा। एक एग्जांपल लेते हैं तो ये चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी। मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, यहाँ पे क्वेश्चन ले रहा हूं मैं कि मेरे पास है यहाँ पे 5 मोलार NaCl सॉल्यूशन है, कितना, 200 ml, 200 ml 5 मोलार NaCl सॉल्यूशन है। और सेकंड सॉल्यूशन जो है वो मैं KCl का सॉल्यूशन ले रहा हूं, ये मेरे पास है 2 मोलार KCl सॉल्यूशन है और 500 ml, ठीक है। अब मुझे बोला गया कि इन दोनों को मिक्स करा जा रहा है, इन दोनों को मिक्स करो और आपको कंसंट्रेशन फाइंड करना है यहाँ पे Na प्लस का, K प्लस का और Cl माइनस का, इन तीनों का आपको कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। तो पहला काम करते हैं NaCl का कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं। अब दोनों को मिक्स कर दिया है मैंने, अब मिक्सचर के लिए बात हो रही है। तो मिक्सचर के लिए क्या हो जाएगा, हम पहले फाइंड करना चाहते हैं Na प्लस का कंसंट्रेशन फाइंड करना चाहते हैं। तो देखो इन दोनों सॉल्यूशंस में से कहां पे Na प्लस है, सिर्फ यहीं पे है, मतलब मिक्स करने के बाद भी Na प्लस का कंसंट्रेशन तो यही रहने वाला है। क्यों, क्योंकि वो कोई चेंज नहीं हो रहा है ना। हाँ, इतना फर्क पड़ रहा है कि वो पहले 200 ml में डिसॉल्व था, अब टोटल वो आपका कितना हो जाएगा, 700 ml में हो जाएगा, वो डिफरेंस है। मगर वो डिफरेंस नहीं है कि यहाँ पे Na है, यहाँ पे Na, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। आपको करना ही रहेगा। देखो इसका कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू, चलो यहाँ पे लिख देता हूं मैं M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3, दोनों को मिक्स कर रहे हैं ना, तो तीसरा सॉल्यूशन कुछ बनेगा, ठीक है। M1 मतलब यहाँ पे आपके पास Na प्लस आयन का कंसंट्रेशन है कितना, 5 मोलर, इनटू वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 200 ml, चलो ठीक है, प्लस M2। क्या यहाँ पे आपको कहीं पे भी सोडियम प्लस दिख रहा है, यहाँ पे कहीं सोडियम प्लस दिख रहा है, नो,
मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन है 0 इनटू व्हाट 500, वॉल्यूम तो है ही ना। ये हो जाएगा M3, ये आपका V3 जो इसको मैं नीचे यहाँ पे फेंक देता हूँ, ये हो जाएगा 700, 200 प्लस 500 करके ये 700 हो गया। इज इट ओके? तो अब क्या हो गया, यू गेट 1000 अपॉन 700, ये कट 10/7, ये क्या हो गया? नाउ दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ Na+। समझो बराबर से, जरा भी इसमें गलती मत करना। हमने जो डाइल्यूशन वाला या फिर मिक्सचर वाला जो फॉर्मूला था वही यूज किया है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, नई चीज कुछ मैंने नहीं की है। सिर्फ मैंने देखा कि यहाँ पे NaCl में Na कितना मोलर है, 5 मोलर, वॉल्यूम कितना है इसका 200, वो वैल्यू डाल दिया। इसमें देखा मैंने, इसमें Na+ है नहीं, क्योंकि मुझे तो Na+ का कंसंट्रेशन फाइंड करना है, तो मैंने देखा कि नहीं, इसमें कहीं भी Na+ नहीं, तो कितना कंसंट्रेशन डाल दिया मैंने, 0। हाँ, वॉल्यूम तो मिक्स हो रहा है ना, दोनों का वॉल्यूम तो मिक्स हो रहा है, यानी ये V3 जो है वो ओरिजिनली क्या है, ये V3 है, वो V1 प्लस V2 ही तो है, और वो तो ऐड हो ही रहा है ना, वो थोड़ी ना मना कर रहे हैं वॉल्यूम ऐड नहीं हो रहा, वो तो है ही, तो वो 700 हो गया, तो 10/7 हो गया, ये कंसंट्रेशन हो गया Na+। सेम वे K+ का कंसंट्रेशन डायरेक्ट लिख दो, 2 into 5, ये हो जाएगा 2 into 5, 500, 2 into 500 प्लस ये 0 into 200 डिवाइडेड बाय कितना है, 700, ये 1000 अपॉन 700 यानी 10/7, ठीक है ना। तो ये किसका हो गया, K+ आयन कंसंट्रेशन 2 into 500, इसमें कुछ नहीं है तो ये 0, तो ये 10/7 हो गया। अब मैं चेक करने जा रहा हूं यहाँ पे Cl- आयन का कंसंट्रेशन। अब जब Cl- आयन कंसंट्रेशन चेक करोगे, ये बता देता हूं मैं, राइट, ओके। तो इन दोनों में Cl है, तो ये क्या हो जाएगा 5 into 200, तो Cl- कंसंट्रेशन फाइंड कर रहा हूं मैं, इसमें हो जाएगा 5 into 200, ये Cl- कंसंट्रेशन है, प्लस यहाँ पे ये Cl- कंसंट्रेशन है 2 into 500, और टोटल यहाँ पे ये आपका 700 है टोटल वॉल्यूम, हमें M3 फाइंड करना है, तो ये कितना हो जाएगा 1000 प्लस ये भी कितना हो जाएगा 1000/700, मतलब ये मुझे मिल जाएगा 20/7, राइट। तो ये 5 मोलर और 2 मोलर सॉल्यूशन में मुझे जो कंसंट्रेशन ऑफ Cl- आयन मिलेगा वो 20/700 मुझे मिल जाएगा, राइट। 20/700 मतलब ऑलमोस्ट 3 के आसपास आपका, ये 2.9 के आसपास आपका आंसर है, क्योंकि 3 करते हो आप 7 3 तो 21 हो जाता है, 21 या 20 है, तो आपका 2.8 2.9 के आसपास आंसर रहेगा, 2.8 2.9 के आसपास आंसर, ठीक है, क्योंकि ये आपका ऑलरेडी जो सॉल्यूशन है उसका हमने मिक्सचर बना दिया है, हम आयन जो है वो सिर्फ क्लोरीन वाला आयन ही यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। इज इट ओके? ये क्लियर हो गया सबको, कैसे मैंने K+ और Cl- आयंस के कंसंट्रेशन फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। ये केस नंबर 3 है। केस नंबर 4, इसमें करना कुछ नहीं है, 2 सॉल्यूशन है, 2 मोलर 500 ml और 4 मोलर 500 ml, ये दोनों मैंने सॉल्यूशन लिए हैं ग्लूकोज के, ठीक है। प्लस इसमें मैं ऐड करने जा रहा हूं, इसमें इन दोनों को जो है मैं काम करता हूं, इन दोनों को एक तीसरे वेसल में लेता हूं मैं, प्लस इसके अंदर और जो है वो मैं पानी ऐड कर देता हूं 500 ml,
तो यहाँ पे जो मिक्सचर बन रहा है उसमें क्या है, ग्लूकोज 2 मोलर भी है, ग्लूकोज 4 मोलर भी है, और टोटल वॉल्यूम जो है वो क्या है 1500 हो जाएगा। दोनों का वॉल्यूम इक्वल है तो ये 6/2 यानी 3 हो जाएगा। मगर यहाँ पे दोनों का वॉल्यूम सेम होते हुए भी आंसर आपका 6/2 यानी 3 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी भी ऐड कर रहे हो ना, तो क्या हो जाएगा 2 into 500 4 into 500 ओवर 1500। तो इसका आंसर मुझे बताओ। केस 4 में जो आंसर है वो मुझे आप पोस्ट कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पे आप मुझे डाल सकते हो। ये तीसरा, ये फोर्थ है, चौथा केस था। फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस जो है वो मिक्सचर के हैं। फोर्थ केस जो है वो मैंने मिक्सचर प्लस वाटर डाइल्यूशन इसका दिया हुआ है, ठीक है ना। इसका फिफ्थ केस भी है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। क्लियर? थैंक यू।